अंतरिक्ष में दुर्घटनाएं कम से कम 6-7 बार पहले भी हुई हैं। कोलंबिया का डिजास्टर हम लोग कल्पना चावला का हम जानते हैं। अपोलो 13 का भी इसी तरह से एक दुर्घटना हुई थी। 8 दिन 9 दिन के स्थान पर 8-9 महीने तक वहां पर सरवाइव करना, जितनी फिजिकल फिटनेस या फिजिकल स्ट्रेंथ चाहिए उससे कहीं ज्यादा मेंटल स्ट्रेंथ की जरूरत होती है। बिस्तरे पर सोने की जो फील होती है वो वहां पर कभी नहीं आएगी। जो चलने की फील होती है वो वहां पर कभी नहीं आएगी। 1 महीना अगर आप अंतरिक्ष में रहते हैं तो आपकी बोन डेंसिटी, आपकी हड्डियों का घनत्व वो 1% कम हो जाता है। सुनीता विलियम्स ने कहा कि पृथ्वी पर आने के बाद मुझे चलने की फिर से आदत डालनी पड़ेगी, क्योंकि 9 महीने से मैं चल ही नहीं हूं। एस्ट्रोनॉट्स को वापस नहीं ला पाया, 9 महीने लग गए। बहुत से लोग इसी वजह से लिफ्ट में नहीं चलते, या हम लिफ्ट अगर कहीं फंस गई तो भरोसा नहीं कि वो खुल भी जाएगी, खुलने में कितना वक्त लगेगा। छोटा उदाहरण दे रहा हूं, ये शायद उसका बड़ा उदाहरण हो सकता होगा। वैसे तो 9 महीना नॉर्मल डिलीवरी है जी। खतरे इसमें हैं, लेकिन इसके बावजूद मानव की एक अदम्य इच्छा होती है कि हम आगे बढ़ें और उन चुनौतियों को स्वीकार करें जो प्रकृति हमें देती है। शायद उन्हीं के अंतर्गत लोग वहां पे जाते हैं, और इसके और बहुत सारे व्यावहारिक उपयोग हैं। अगर हम पृथ्वी की परिस्थितियों और अंतरिक्ष की परिस्थितियों की तुलना करें तो उनमें क्या अंतर है। इंसानों की अगर हम बात करें, हमारे हृदय का काम है कि वो खून को पंप करे। क्यों? क्योंकि ग्रेविटी के कारण हमारे ब्लड की टेंडेंसी होगी कि वो पैरों की तरफ जाए, तो हृदय का काम है कि वो उसको पंप करके पूरे शरीर में सर्कुलेट करे। उनका स्वागत तो डॉल्फिन्स ने भी किया था, और उसके बहुत जल्दी वहां पर जो इनके रेस्क्यू बोट्स थी वो वहां पे पहुंच गई, और इन बोट्स ने उनको ले जाकर सुरक्षित तरह से निकाल दिया। आत्मा की आवाज, साधारण लोगों की असाधारण कहानियां। नमस्कार। 19 मार्च की सुबह 3:27 पर जब तक फ्लोरिडा के समुद्र तट पर स्पेस एक्स का ड्रैगन कैप्सूल सुरक्षित उतर नहीं गया, तब तक पूरी दुनिया की सांसें थमी हुई थी। जी हां मित्रों, आत्मा की आवाज में आज हम बात कर रहे हैं सुनीता विलियम्स और बुच विल्मोर के वापस लौटने की कहानी के बारे में। और आज के इस एपिसोड में हम वो सारी बातें जानेंगे कि सुनीता विलियम्स और विल्मोर जो गए थे आईएसएस, वहां 8 दिन के लिए गए थे और 286 दिनों तक फंसे रह गए। लगभग 9 महीने बाद उनकी वापसी हुई। ये पूरी कहानी पॉइंट ए से पॉइंट जेड तक आज हम डिस्कस करने वाले हैं। और हमारे साथ आत्मा की आवाज में आज सीनियर साइंटिस्ट डॉक्टर सीएम नौटियाल साहब हमारे साथ हैं, जो इसरो की पेरेंट बॉडी फिजिकल रिसर्च लेबोरेटरी में जो अहमदाबाद में है, वहां उन्होंने 8 वर्षों तक पढ़ाई की, और बीरबल साहनी इंस्टीट्यूट ऑफ पैलियो साइंसेस के रेडियो कार्बन डेटिंग प्रयोगशाला के प्रमुख के तौर पर आपने लंबे समय तक सेवाएं दी और जाने माने साइंटिस्ट हैं। डॉक्टर सीएम नौटियाल, आपका बहुत बहुत स्वागत है आत्मा की आवाज में। एक ऐसा वाकया, एक ऐसा प्रकरण जिसने पूरी दुनिया की नींदें उड़ा दी। लंबे समय तक तस्वीरें हम देख रहे थे सुनीता विलियम्स की, जो भारतीय मूल की हैं, आईएसएस में फंस गईं और 9 महीने तक फंसी रहीं, 8 दिनों के लिए गई थी। ये क्यों गए थे ये लोग आईएसएस, क्या करने गए थे? आईएसएस है इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन, और इसको जापान की जो स्पेस एजेंसी है, यूरोप की जो स्पेस एजेंसी है, अमेरिका कनाडा की जो स्पेस एजेंसी है, इस सब ने मिलकर इसको बनाया था, और करीब 26-27 साल पहले इसको भेजा गया था। और इसका उद्देश्य ये था कि सारे देश मिलकर एक ऐसा प्लेटफॉर्म तैयार करें जिसपे सब मिलकर रिसर्च कर सकें, क्योंकि स्पेस या अंतरिक्ष जो है वो किसी एक व्यक्ति या किसी एक देश की संपत्ति नहीं है, और ये एक ऐसी चीज है जिसमें सब देशों को एक दूसरे के साथ मिलकर काम करना चाहिए, और इस दृष्टि से इसको भेजा गया था। और उसके बाद 2000 से ये ऑपरेशनल है, ये ऑक्यूपाइड रहा है लगातार, और इस समय भी 7 वहाँ पर एस्ट्रोनॉट्स या कॉस्मोनॉट्स हैं। तो ये जो बनाया गया था, इसका उद्देश्य था कि हम कुछ एस्ट्रोनॉमी की नई खोज करें, कुछ हम मटेरियल साइंस के बारे में नई खोज करें, कुछ हम वहाँ पर जीरो ग्रेविटी लगभग है, ग्रेविटी 0 के बराबर है गुरुत्वाकर्षण, तो उन परिस्थितियों में पदार्थ का बिहेवियर क्या होता है, जो केमिकल रिएक्शंस होते हैं उनमें क्या कुछ अंतर आता है, इतनी सब बातें जो हैं जो वैज्ञानिक जानना चाहते थे। इसके अलावा जो हमारे बायोलॉजिकल सिस्टम है, हमारे जो पेड़ पौधे हैं, इन पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा, हमारे जो ह्यूमन बींग्स हैं और आगे चल के हो सकता है एनिमल्स हैं, उन पर भी अंतरिक्ष की इन बिल्कुल अलग परिस्थितियों में रहने पर क्या प्रभाव पड़ेगा, ये जानना इस आईएसएस का मुख्य उद्देश्य रहा। और ये पूरी दुनिया के वैज्ञानिक मिलकर इसे मैनेज करते हैं, जैसा आपने बताया। भारत भी उसमें शामिल है।
भारत भी शामिल है भारत सीधे तौर पर इसमें शामिल नहीं है, बल्कि अगर आपने वैसे देखा हो अभी तो इनको लेने के लिए जो कॉस्मोनॉट्स वहां पर गए थे उनमें और उनको लेकर वापस आए उनमें से एक अमेरिकी है और एक रूसी है। जी बिल्कुल। गौरव और साहब। अभी सुनने में आ रहा है कि भारतीय वायुसेना के ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला हैं जो इस दिनों नासा में ट्रेनिंग कर रहे हैं और मई में शायद वो भी आईएसएस जाने वाले हैं। जी, अमेरिका इसमें कई दूसरे देशों के लोगों को जोड़ रहा है। अभी भी इससे पहले देखें तो यूनाइटेड अरब एमिरेट के व्यक्ति तक उसमें उन्होंने वहां पर कॉस्मोनॉट के रूप में भेजे हैं, और बाकी जैसे मैंने कहा कि जापान के भी इस समय वहां पर हैं, और बहुत सारे देशों के साथ मिलकर ये अमेरिका इस काम को कर रहा है। डॉक्टर नौटियाल, जो मेरे मन में एक सवाल, बेसिक सवाल आता है वो ये है कि हम खुद को कहते हैं कि हमने प्रोग्रेस की है, साइंस ने बड़ा विकास किया है और हमने स्पेस क्राफ्ट जो है भेजे हैं तमाम जगहों पर, आईएसएस बना लिया हमने, इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन बना लिया, लेकिन वो क्या मजबूरियां हैं जिनके चलते आप 8 दिन को गए हुए एस्ट्रोनॉट्स को वापस लाने में 9 महीने लगा देते हैं, और वो भी बाद में आप एलन मस्क जो अमेरिकी अरबपति हैं उनकी कंपनी जो स्पेस एक्स है उसके माध्यम से, यानी एक माइटी स्टेट जो से दुनिया यूएस ए के बारे में जानती है, सुपर पावर के है वो कहते हैं, वो देश एस्ट्रोनॉट्स को वापस नहीं ला पाया, 9 महीने लग गए। बहुत से लोग इसी वजह से लिफ्ट में नहीं चलते, या हम लिफ्ट अगर कहीं फंस गई तो भरोसा नहीं कि वो खुल भी जाएगी, खुलने में कितना वक्त लगेगा। छोटा उदाहरण दे रहा हूं, ये शायद उसका बड़ा उदाहरण हो सकता होगा। वैसे तो 9 महीना नॉर्मल डिलीवरी है। जी हाँ जी, हंसी मजाक लेकिन अगर मजाक के तौर पर कहें, लेकिन आप जो कह रहे हैं ये बात बिल्कुल सही है। दरअसल इतने सारे पैरामीटर्स होते हैं, इतने सारे प्राचल होते हैं, इन सब चीजों में हर चीज को बिल्कुल सही काम करना चाहिए। मार्जिन इसमें दिया जाता है कि अगर कोई एक चीज काम ना करे तो कोई दूसरी चीज उसको सपोर्ट कर दे, कॉम्पनसेट कर ले, लेकिन सारे पैरामीटर्स हर समय सही काम करे ये नहीं होता। उदाहरण के लिए जो स्टार लाइनर था, इसका जो हाइड्रोलिक सिस्टम था उसकी कुछ समस्या थी, उसमें हीलियम का लीकेज भी वहां पर हो रहा था, इस कारण उसमें इनको वापस लाना सेफ नहीं समझा गया, और इस कारण से ये दूसरा जो अंतरिक्ष यान था इसको इनके लिए भेजा गया। और ये तो आप ये सोचिए कि ये करीब केवल 400 किलोमीटर की ऊंचाई पर था, अगर कहीं दूर कहीं पर यह होता तो कितनी चिंता बढ़ जाती। और इसीलिए जब एस्ट्रोनॉट्स को या कॉस्मोनॉट्स को छांटा जाता है तो न केवल उनकी फिजिकल स्ट्रेंथ, न केवल उनकी इंटेलिजेंस, न केवल उनकी साइंटिफिक कैपेबिलिटी या टेक्निकल कैपेबिलिटीज देखी जाती हैं, उनकी मेंटल टफनेस, वो दिमाग से कितने मजबूत है ये भी देखा जाता है। अन्यथा जैसा आपने बहुत अच्छा उदाहरण दिया कि लिफ्ट में लोग टेंस हो जाते हैं अगर लिफ्ट बंद हो जाए, और यहाँ अपने घर से, अपनी धरती से इतना दूर पे अगर कोई स्ट्रैंडेड हो, वहां पे फंस जाए और ये भी नहीं पता हो कि वो वापस कब जाएगा, या उसे वापस लेने कोई आ पाएगा, या वो कभी वापस जाएगा भी नहीं जाएगा, उस स्थिति में भी 9 महीने की अवधि तक अपने सारे काम, अपने सारे एक्सपेरिमेंट्स करते रहना और स्पेस वॉक करना। सुनीता विलियम्स का 62 घंटे 9 मिनट का रिकॉर्ड है, उनका जो रिकॉर्ड है, इतना वो स्पेस वॉक कर चुकी हैं अब तक। तो इसके बावजूद उन्होंने स्पेस वॉक किया, और जबकि ऐसे उदाहरण हैं, इससे पहले स्पेस वॉक के बारे में भी उदाहरण है कि एक रूसी कॉस्मोनॉट स्पेस वॉक के लिए गए थे, तो जब वो बाहर गए तो बाहर तो प्रेशर नहीं था, यान के अंदर तो प्रेशराइज होता है, 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्रिएट करते हैं, बाहर जब जाते हैं तो वहां पर प्रेशर नहीं होता, तो उसकी वजह से उनका जो सूट था वो फूल गया, और वो इतना फूल गया कि जो दरवाजा था उनका, उससे वो अंदर नहीं आ सके, फिर उन्हें उसके ऑक्सीजन निकालनी पड़ी, और उसके बाद किसी तरह हांफते हुए वो दरवाजे से एंटर कर पाए अपने शिप। मैं कल्पना कर सकता हूं कि स्पेस वॉक, मैंने फिल्में कुछ देखी हॉलीवुड की स्पेस वॉक करते हुए, उसके बाद वो तार कट गया, फिर वो अंतरिक्ष में झूलने लगे, फिर 2-3 अंतरिक्ष यात्री धीरे 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 गए और कुछ को वापस लाए और एक आध अंतरिक्ष में विलीन हो गए। ऐसी कुछ फिल्में देखी मैंने। ये स्पेस वॉक कैसा लगता होगा, कैसे करते होंगे, और इतना भारी सूट पहन के, वो कितने किलो का सूट होता है एस्ट्रोनॉट्स का? ये तो मैं नहीं बता सकता, लेकिन उसका कोशिश ये की जाती है कि वो हल्के से हल्का रहे, लेकिन क्योंकि इन्हें बाहर अंतरिक्ष में भी जाना है, और जो रेडिएशन डोज होती है पृथ्वी की तुलना में वो अंतरिक्ष में करीब 50 गुनी होती है। अच्छा, वहां लाइट तो होती नहीं, अंधेरा होता है पूरा, तो कैसे दिखाई पड़ता है? इनके पास, इनको वहां बाहर जाके देखना ही क्या है, इनको तारे दिखाई देंगे, अपना यान दिखाई देगा, और वैसे इनके पास आर्टिफिशियल लाइट्स वगैरह की व्यवस्था मैं समझता हूँ कुछ ना कुछ होगी अवश्य, लेकिन वहां तो दूर दूर तक कुछ होता नहीं, तो ये देखेंगे क्या?
अपने यान के अलावा या दूर जो तारे जो बिल्कुल पॉइंट्स की तरह हैं, उनके अलावा वहां पर देखने के लिए कुछ नहीं है। या कहीं दूर कहीं पर कोई गैलेक्सी दिखाई जाए, वो भी फेंट ऑब्जेक्ट की तरह दिखाई देगी, तो वहां पर लाइट की जरूरत इन्हें है नहीं। और क्या करते हैं स्पेस वॉक करते हुए ये लोग? स्पेस वॉक में इन पर क्या प्रभाव पड़ता है उन परिस्थितियों का, लगभग जीरो ग्रेविटी में जब ये वहां पे स्पेस वॉक कर रहे हैं, तो मैं समझता हूं कि अंदर आने के बाद और जाने से पहले इनके जो फिजिकल पैरामीटर्स हैं उनको चेक किया जाता होगा कि इसका उन पर क्या प्रभाव पड़ा है। क्योंकि आने वाले सालों में अगर ज़्यादा स्पेस वॉक किया जाएगा तो वैज्ञानिकों को ये बिल्कुल ठीक पता होना चाहिए कि इसका क्या प्रभाव उनके शरीर पर, उनके फिजियोलॉजिकल प्रोसेसेस पर और इन सब पर पड़ता है। तो ये उसका एक कारण हो सकता है। लेकिन इसके अलावा जो है वहाँ पर स्पेस वॉक का, जैसे आपने बताया, इसमें खतरा है, खतरा इसमें होता है। और भी इसमें बहुत सारे, इतने सारे पैरामीटर्स हैं और सबको हम कंट्रोल नहीं कर सकते। यूरी गैगरिन का हम एग्जाम्पल लें जी। 1961 के आसपास जब यूरी गैगरिन वहां पर गए थे तो आधे समय एक उनके साथ दुर्घटना होती होती बची। जब वो वहां से लौट रहे थे तो उनके यान से एक पार्ट जिसमें वेस्ट मटेरियल था उसको डिटैच होना था, उससे टूट के अलग हो जाना था, और वो नहीं हो पाया। और उसके कारण ये हुआ कि जितने पैरामीटर्स कैलकुलेट किए गए थे, इनका जो कैप्सूल था जिसके अंदर यूरी गैगरिन थे, उसकी जो सारी व्यवस्था थी वो केवल उसके वजन के लिए थी। लेकिन अब उसमें एक वजन और जुड़ गया जो पार्ट उससे डिटैच नहीं हो सका। अब उसकी जो पूरी कैलकुलेशंस उसके हिसाब से थी। इसके बाद उसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी चेंज हो गया, क्योंकि पहले सेंटर ऑफ ग्रेविटी उनके कैप्सूल के अंदर था, लेकिन अब यहाँ क्योंकि दूसरा उससे वजन जुड़ गया तो वो थोड़ा खिसक गया। तो उसका जो घूमना था वो इतनी तेजी से घूमा कि अगर यूरी गैगरिन अनुभवी अंतरिक्ष यात्री नहीं होते तो शायद वो बेहोश हो गए। तो अंतरिक्ष में दुर्घटनाएं कम से कम 6-7 बार पहले भी हुई हैं। कोलंबिया का डिजास्टर हम लोग, कल्पना चावला का हम जानते हैं। अपोलो 13 का भी इसी तरह से एक दुर्घटना हुई थी। तो खतरे इसमें हैं, लेकिन इसके बावजूद मानव की एक अदम्य इच्छा होती है कि हम आगे बढ़ें और उन चुनौतियों को स्वीकार करें जो प्रकृति हमें देती है। शायद उन्हीं के अंतर्गत लोग वहां पे जाते हैं, और इसके और बहुत सारे व्यावहारिक उपयोग हैं। हम अभी जब चर्चा करेंगे तो कौन कौन से एक्सपेरिमेंट्स वहां पर जो हमारे कॉस्मोनॉट्स हैं जो जाते हैं वहां पर वो करते हैं, उनके बारे में बात करेंगे तो हमें पता चलेगा वो पृथ्वी की परिस्थितियों में नहीं हो सकते। मित्रों, आज हम सुनीता विलियम्स की वापसी के बारे में चर्चा कर रहे हैं। हम स्पेस एक्स के ड्रैगन कैप्सूल के बारे में चर्चा कर रहे हैं, और हम वो सब जानने का प्रयास कर रहे हैं डॉक्टर सीएम नौटियाल से, जो सीनियर साइंटिस्ट हैं, जिन्होंने इन चीजों को बहुत करीब से देखा है, फिजिकल रिसर्च लेबोरेटरी में रहे हैं और बीरबल साहनी इंस्टीट्यूट ऑफ पैलियो साइंसेज में रहे हैं। आपने डॉक्टर साहब कहा कि आईएसएस इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पृथ्वी से 400 किलोमीटर दूर है मात्र, लेकिन मैं पढ़ रहा था कि स्पेस एक्स का जो ड्रैगन कैप्सूल इन्हें लेकर आया है वो उसकी स्पीड 17,000 माइल्स पर आवर थी। तो 17,000 मील प्रति घंटे की रफ्तार से होते हुए तो 400 किलोमीटर तो कुछ भी नहीं हुआ, वो बहुत जल्दी आ सकता था। एक्चुअली जो रूस का जो स्पेसक्राफ्ट था सोयूज, वो 3.5 घंटे में पहुंचा देता है। लेकिन इसके केस में कई कारण थे। एक तो आप ये मत समझिए कि वहां से वो डिटैच हुआ और सीधा पृथ्वी पर आ गया, ऐसा नहीं होता, घूमता हुआ आता है। दूसरा, ये लोग परिस्थितियां क्योंकि बदलती हैं वहां से यहाँ तक आने में, यानी अगर हमें लखनऊ से दिल्ली जाना है, पहले हम कलकत्ता जाएंगे फिर दिल्ली जाएंगे, ये पृथ्वी के चक्कर काटता है, ये सीधे उस बिंदु पर नहीं आता। दूसरी बात, किस बिंदु पर इसको उतरना है इसका निर्णय करने में भी समय लगता है, क्योंकि जो गल्फ ऑफ मैक्सिको या जिसे अब गल्फ ऑफ अमेरिका कहा जा रहा है, उस क्षेत्र की मीटेरोलॉजिकल यानी मौसम की, हवा की, पानी की, ये सब परिस्थितियां वहां की क्या हैं, उन सब का जब अनुकूल समय होगा तब इसको उतारा जाएगा, तब तक वो इंतजार। और अगर प्रतिकूल परिस्थितियां होंगी तो इनको नहीं उतारा जाएगा। और मैं समझता हूँ यही एक कारण था कि फरवरी में इसको उतारना था, लेकिन फरवरी में उसको पोस्टपोन कर दिया गया और फिर मार्च में इनको उतारने का निर्णय लिया गया। तो वहां से वो सीधे नहीं आता, बल्कि घूम के इनडायरेक्ट वे से आता है, जबकि सोयूज जो है कंपैरेटिवली सीधे रास्ते से आता है। इस वाले केस में क्योंकि ये लोग इतने समय से अंतरिक्ष में थे, इनकी जो फिजिकल कंडीशंस थी वो भी बहुत अच्छी होंगी, इसके बारे में संशय था, क्योंकि निश्चित रूप से जो हम अभी आगे बात करेंगे इनके स्वास्थ्य पर उसका प्रभाव निश्चित रूप से पड़ा होगा। तो बतौर सावधानी ये निर्णय किया गया कि इनको बहुत धीरे धीरे करके पृथ्वी पर लाया जाए, अदरवाइज दूरी इतनी ज्यादा नहीं थी। अच्छा, पिछली बार जो कल्पना चावला वाले यान की मिस हैपनिंग हुई थी, कहते हैं कि जब उनका यान पृथ्वी के वायुमंडल में आया उस समय 2000 डिग्री
का तापमान होता है, और उसी वक्त वो मिस हैपनिंग हुई थी। और ये जब ड्रैगन कैप्सूल भी पृथ्वी के वायुमंडल में आया तो लगभग 8 मिनट तक जी कम्युनिकेशन का ब्लैकआउट हो गया। क्या चल रहा होगा उस समय उन अंतरिक्ष यात्रियों के मन में, और क्या चल रहा होगा नासा के हेडक्वार्टर्स में? ये आपने बात बिल्कुल सही कही कि जब अंतरिक्ष यान पृथ्वी के वातावरण में से होकर आता है तो जो घर्षण या फ्रिक्शन है वो इतना अधिक होता है कि उसकी बाहरी सतह का तापमान 1500 से 2000 डिग्री सेल्सियस के बीच में होता है। इस केस में भी 1900 डिग्री सेल्सियस उन्होंने बताया था, इतना तापमान उनका पहुंच गया था। सामान्य पदार्थ इस पर गल जाएगा, टूट जाएगा, बिखर जाएगा, लेकिन ये विशेष धातुएं होती हैं जिनका उपयोग इसमें किया जाता है। इसके अलावा इसमें हीट का इंसुलेशन यानी ऊष्मारोधी टाइल्स लगाई जाती हैं, जिससे बाहर की जो ऊष्मा, जो गर्मी है, वो अंदर तक ना पहुंचे। और अगर ऐसा नहीं होगा, अगर वो हीट टाइल्स, जैसे एक केस में हो चुका है, वो हीट टाइल्स अगर निकल जाती है तो उससे जो है जो अंदर के अंतरिक्ष यात्री हैं उनका जीवन खतरे में पड़ सकता है। पर ये इसीलिए इनको एक तो बहुत तेजी से नहीं लाया जाता, क्योंकि अगर तेजी से लाएंगे तो, लेकिन जिस स्पीड से लाया जाता है उस स्पीड पर भी फ्रिक्शन इतना होता है कि इस पूरे कैप्सूल के बाहर की तरफ प्लाज्मा यानी आग जैसी परिस्थितियां होती हैं। लेकिन इंसुलेशन इतना अच्छा किया जाता है और वो धातु इस तरह की प्रकृति की होती है कि अंदर तक वो तापमान, वो हीट नहीं पहुंच पाती, तो वो सुरक्षित रहते हैं। और उस अवधि में क्योंकि चारों तरफ उसके प्लाज्मा है, और प्लाज्मा का मतलब है क्वासी न्यूट्रल मिक्सचर ऑफ चार्जेस। ओवरऑल ये न्यूट्रल होता है इलेक्ट्रिकली, लेकिन उसमें पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों चार्जेस होते हैं। तो उस स्थिति में उनके साथ संपर्क जो है बिल्कुल टूट जाता है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का उपयोग करके हम संपर्क नहीं कर सकते। तो वो जो 5 मिनट से 7-8 मिनट तक की जो अवधि होती है वो सचमुच जानलेवा होती है। और जहां पर ये इस कारण से थी, लेकिन आपको याद होगा कि मंगलयान के केस में, क्योंकि अंतरिक्षयान जब मंगल के पीछे या चंद्रमा के पीछे चला जाता है तब कुछ देर की अवधि होती है, कुछ मिनट की, जब बिल्कुल ब्लैकआउट हो जाता है कम्युनिकेशन का। उस समय उसकी जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है वो टेक ओवर कर लेती है और वो निर्णय लेती है। ऑटोमेटिक हो जाता है, ऑटो मोड पे आ जाता है। ऑटो मोड पे आ जाता वो उसमें एस्ट्रोनॉट्स कुछ नहीं कर सकते। उसमें एस्ट्रोनॉट्स कुछ नहीं कर सकते। अच्छा, ऐसा कहा जा रहा है कि सुनीता विलियम्स जो 286 दिन स्पेस में रही, बहुत से उन्होंने वहां पर प्रयोग किए, एक्सपेरिमेंट्स किए। क्या एक्सपेरिमेंट्स किए और कैसे ये हम मानव जाति के लिए फायदेमंद भविष्य में साबित होने वाले हैं? अब आप देखिए कि अगर हम पृथ्वी की परिस्थितियों और अंतरिक्ष की परिस्थितियों की तुलना करें तो उनमें क्या अंतर है। पृथ्वी पर ग्रेविटी है 9.8 मीटर पर सेकेंड यहाँ पर ग्रेविटेशनल जो है जी की वैल्यू है। यानी अगर किसी चीज को आप जीरो वेलोसिटी से छोड़ दें तो वो नीचे जैसे जैसे गिरेगी, पृथ्वी के ग्रेविटेशन के कारण उसका वेग बढ़ता चला जाएगा, वो एक्सेलरेट होगी। लेकिन जिस जगह पर यह था वहां पर ग्रेविटी लगभग 0 के बराबर है, तो हम उसे जीरो ग्रेविटी या माइक्रो ग्रेविटी का क्षेत्र कह देते हैं। इससे आप देखिए उन पर क्या प्रभाव पड़ेगा। इंसानों की अगर हम बात करें, हमारे हृदय का काम है कि वो खून को पंप करे। क्यों? क्योंकि ग्रेविटी के कारण हमारे ब्लड की टेंडेंसी होगी कि वो पैरों की तरफ जाए, तो हृदय का काम है कि वो उसको पंप करके पूरे शरीर में सर्कुलेट करे। जहां पर ग्रेविटी नहीं होगी वहां पर हृदय को इतना काम करने की जरूरत नहीं होगी। ये मानव की परिस्थिति बदल गई। अगर ग्रेविटी वहां पर नहीं होगी तो अगर कोई पेड़ या पौधा है तो पृथ्वी पर वो नीचे गिरने की उसकी टेंडेंसी होती है, लेकिन वहां पर ग्रेविटी नहीं है तो उसकी वो टेंडेंसी नहीं होती। तैरता रहेगा हवा में। हाँ, वो फ्लोट करेगा। हाँ, वो मतलब फ्री होगा मूव करने के लिए। ऐसा नहीं है कि उसको जैसे टेंडेंसी हम उसको स्टिक का सपोर्ट देते हैं या कुछ देते हैं, वहां पे उसकी जरूरत नहीं है। हम जब पृथ्वी पर चलते हैं तो जब हम अपने पैर को उठाते हैं तो हमें ग्रेविटी के अगेंस्ट, ग्रेविटी के विरुद्ध संघर्ष करना पड़ता है। हम ऊर्जा खर्च करते हैं, बल लगाते हैं, तब हमारा पैर उठता है। लेकिन जब हम उसको नीचे छोड़ते हैं तो हमें ज्यादा बल नहीं लगाना पड़ता, वो अपने आप नीचे गिर जाता है। स्पेस में परिस्थिति भिन्न है। स्पेस में अगर कोई पैर उठाता है उसके लिए ज्यादा एफर्ट नहीं करना पड़ेगा, लेकिन जब उसको वो नीचे रखना चाहता है तो उसको ग्रेविटी असिस्टेंस नहीं मिलेगी, उसको नीचे लगाने के लिए अपने मसल्स का उपयोग करना पड़ेगा। तो अंतरिक्ष में जो चलना है, चाहे यान के अंदर हो चाहे यान के बाहर, वहां पर चलना यहाँ पर चलने की तरह नहीं होगा, बिल्कुल अलग तरह का होगा। अगर आपने देखा होगा लोग वहां पर एक तरह से फ्लोट करते हैं। जी बिल्कुल। यहां तक कि अगर रात को जब उन्हें सोना होता है तो जिस तरह हम बिस्तर में बैठ के लेट जाते हैं और बिस्तर में आराम से लेटे रहते हैं, वहां उस तरह की परिस्थिति नहीं होती। हवा में फ्लोट करते हुए सो जाते हैं। हाँ, नहीं, वो वहां पे वो ऐसा करते हैं कि उनके जो स्लीपिंग बैग्स हैं वो स्लीपिंग बैग्स में चले जाते हैं। स्लीपिंग बैग्स में जाने के बाद वो अपने को स्ट्रैप कर देते हैं, बांध देते हैं,
और उसके बाद उसको बंद कर देते हैं। और तो उसके अंदर उनका कंप्यूटर होगा, उसके अंदर उनके लिए कम्युनिकेशन का कोई साधन होता है, तो अंदर वो रहते हैं तो संपर्क में रहते हैं, लेकिन जब तक वो चाहे वहाँ लेट सकते हैं, लेकिन जो बिस्तरे पर सोने की जो फील होती है वो वहाँ पर कभी नहीं आएगी। जो चलने की फील होती है वो वहाँ पर कभी नहीं आएगी। और जैसा सुनीता विलियम्स ने कहा कि पृथ्वी पर आने के बाद मुझे चलने की फिर से आदत डालनी पड़ेगी, क्योंकि 9 महीने से मैं चली नहीं हूँ। बेबी फीट नामक बीमारी बताते हैं हो जाती है, क्योंकि आप चले नहीं होते। सॉफ्ट चले नहीं है तो पैर के जो तलवे हैं वो बिल्कुल सॉफ्ट हो जाते जी। हैं। हमारी जो मसल्स हैं उनकी उतनी एक्सरसाइज नहीं होती। वैसे ये लोग कोशिश करते हैं कि वहाँ पर नियमित रूप से एक्सरसाइज करें, अपने मसल्स को भी एक्सरसाइज दें, अपने बॉडी पार्ट्स को भी एक्सरसाइज दें, और ये सब कोशिश करते हैं, लेकिन फिर भी हर तरह से पृथ्वी वाली परिस्थितियों को सिमुलेट कर पाना वहां पर संभव नहीं। तो ये तो परिस्थितियों की बात हो गई, तो ऐसे एक्सपेरिमेंट्स कौन से किए? हाँ, तो क्योंकि वहां पर ग्रेविटी कम है तो वहां पर वो एक्सपेरिमेंट्स करते हैं कि अगर कोई केमिकल रिएक्शन हो रहा है तो क्या ग्रेविटी ना होने की वजह से उस पर कोई फर्क पड़ेगा। अगर वहां पर हम किसी पौधे को उगाते हैं, जैसे उन्होंने मिर्च का पौधा वहां पर उगाया, तो वहां पर अगर हम किसी पौधे को उगाते हैं लगभग 0 ग्रेविटी के क्षेत्र में, तो क्या पौधे की जो प्रगति है वो उसी तरह की होगी जैसे पृथ्वी पर होती? क्या वहां पर अगर हम कोई मटेरियल है, क्या उसकी प्रॉपर्टी ग्रेविटी की वजह से कुछ प्रभावित हो जाएगी? क्या वहां पे अगर हम किसी क्रिस्टल को ग्रो करते हैं तो ग्रेविटी क्योंकि वहां पर लगभग 0 होगी, तो क्या क्रिस्टल की ग्रोथ के पर कोई उसका प्रभाव पड़ेगा? जी। तो इस तरह के बहुत सारे करीब 150 एक्सपेरिमेंट्स हैं तरह तरह के। इसके अलावा जैसे स्पेस वॉक की हमने बात की थी, जब स्पेस वॉक के लिए जाते हैं तो उससे व्यक्ति के फिजिकल जो पैरामीटर्स हैं उस पर क्या अंतर पड़ता है। जो खाना वो वहां पर खाते हैं वो खाना भी स्वाभाविक नॉर्मल फूड नहीं होता, और मुझे बताया गया कि पिज्जा भी वहां पर लेके गए हैं, लेकिन फिर भी वो खाना नहीं है जो वो रेगुलरली पृथ्वी पर रहते हुए खाते हैं। तो उस खाने का उनके शरीर के विकास पर, उनके शरीर के अंगों के गुणों पर, उनके मसल्स पर, उनके बाकी अंगों पर क्या प्रभाव पड़ता है, ये भी एक अध्ययन का विषय है। इनफैक्ट वहां से लौटने के बाद इनको 42 दिन तक मेडिकल सुपरविजन में भी रखा जाएगा और इनके टेस्ट किए जाएंगे सब तरह के। और एक सबसे बड़ी चीज ये है जो एक तरह से खतरनाक भी है, जैसे मैंने पहले उल्लेख किया था कि 1 महीना अगर आप अंतरिक्ष में रहते हैं तो आपकी बोन डेंसिटी, आपकी हड्डियों का घनत्व वो 1% कम हो जाता है। और 9 महीने रहने का मतलब है कि आपकी हड्डियों का घनत्व लगभग 9% के आसपास कम हो गया, तो आपकी हड्डियां कमजोर हो गई। हम पृथ्वी पर ऑस्टियोपोरोसिस की बात करते हैं कि अगर विटामिन डी नहीं मिलता, सूरज की रोशनी नहीं मिलती तो हड्डियां कमजोर हो जाती हैं, जो अधिकांश महिलाओं के साथ पृथ्वी पर समस्या होती है। अंतरिक्ष में धूप तो खैर इनको नहीं मिलती, विटामिन डी का मान लिया सप्लीमेंट भी ले सकते हैं, लेकिन इसके बावजूद वहां पर ग्रेविटी ना होने की वजह से इनकी जो बोन डेंसिटी है वो कम हो जाती है, क्योंकि पृथ्वी का जो ग्रेविटी का प्रभाव है उसके कारण हमारी बोन्स में जो है उनके अंदर सेल्स की ग्रोथ होती है, ऑस्टियोब्लास्ट कहते हैं उसको, वो होती है जो वहां पर नहीं होती, तो इनकी हड्डियों पर भी प्रभाव पड़ता है। तो क्या प्रभाव पड़ता है, ये भी एक तरह का साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट है। एक्चुअली अगर हम कहें तो ये लोग एक तरह से गिनी पिग्स भी हैं। हाँ, मैं वही सोच रहा इनके था। शरीर पर प्रयोग किए जा रहे हैं, और इनसे भी कहीं ज्यादा खतरनाक प्रयोग जो दुर्भाग्य से 9 दिनों से बढ़कर 8-9 दिनों से बढ़कर जो 9 महीने का हो गया, वो ये है कि पृथ्वी की तुलना पे वहां पर जो रेडिएशन है वो करीब 50 गुना है। इसका प्रभाव ये है, और रेडिएशन जब मैं कहता हूं तो उसमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन भी है, उसमें गामा रेज भी हैं, उसमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है। तो ये सब रेडिएशन की डोज करीब, कॉस्मिक रेज वहां पर ज्यादा है। पृथ्वी की सतह पर जो आने वाली कॉस्मिक रेज हैं वो बहुत कम हो जाती हैं, लगभग 0 के बराबर हो जाती हैं। पोलर एरियाज में थोड़ी ज्यादा पहुंचती हैं, लेकिन वातावरण की वजह से ये कॉस्मिक रेज अपनी एनर्जी वातावरण में खो देती, तो इनका दुष्प्रभाव हम तक नहीं पहुंचता। पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र के कारण, मैग्नेटिक फील्ड के कारण भी जो चार्ज पार्टिकल्स हैं वो पोल्स की तरफ ज्यादा चले जाते हैं, जहां पॉपुलेशन नहीं के बराबर है, और इक्वेटोरियल रीजन में या मध्यवर्ती भाग में पृथ्वी के वो ज्यादा नहीं आ पाते। लेकिन वहां पर ये सब रेडिएशन हैं, वहां पर गामा रेज हैं, वहां पर दूसरी इस तरह के रेडिएशन जो है, इनके कारण से उनके शरीर पर प्रभाव पड़ेगा, उनके रक्त पर प्रभाव पड़ सकता है, और ब्लड कैंसर की आशंका हो सकती है। उनकी बोन्स पर प्रभाव पड़ सकता है, बोन कैंसर की आशंका हो सकती है। उनके मानसिक, उनके ब्रेन पर हो सकता है कोई प्रभाव पड़े, उन पर कुछ न्यूरो इफेक्ट्स होंगे, न्यूरल प्रभाव भी हो सकते हैं। तो इनका अध्ययन पृथ्वी पर आने के बाद जब इनके मेडिकल चेकअप्स होंगे तो उसके बाद पता चलेगा।
तो इस दृष्टि से ये दुर्भाग्यपूर्ण रहा कि ये जो अनफेमिलियर, अनवांटेड, अवांछित जो परिस्थितियां थी, ये 9 दिनों से बढ़कर 9 महीने की हो गई। तो दोस्तों, सुनीता विलियम्स की वापसी के बारे में आज डॉक्टर सीएम नौटियाल, जो वरिष्ठ वैज्ञानिक हैं, उनसे डिटेल में चर्चा हो रही है। उन्होंने बताया कि कितने दुष्प्रभाव होने की संभावना इन एस्ट्रोनॉट्स के शरीर पर हो सकती है। सचमुच मैं ये सोच रहा था कि आप अपने घर से दूर कहीं जाएं, 9 दिन के लिए जाएं और आप 9 महीने के लिए फंस जाएं, तो आप कैसा महसूस करेंगे? और लेकिन होंगे तो आप पृथ्वी पर, किसी शहर में, किसी होटल में, किसी घर पर। अगर आप पृथ्वी पर ही न हो और पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण से मुक्त होकर आप एक दूसरे जगह पर हो, स्पेस में हो, और आपको यह भी नहीं पता कि आपकी वापसी होगी या नहीं होगी, तो ऐसे में मानसिक स्थिति क्या होती होगी? सुनीता विलियम्स क्या सचमुच आज की तारीख में एक कॉस्मोपॉलिटन सिटीजन नहीं है, विश्व वासनी नागरिक हम कह सकते हैं? जब वो ऊपर अपने उस छोटे से कैप्सूल में बैठकर बड़े भीमकाय नीले गोले को देखती होंगी, अपनी पृथ्वी को देखती होंगी और सोचती होंगी कि इसी पृथ्वी ग्रह पर यूएस नाम के एक देश में, ह्यूस्टन नाम के एक शहर में मेरा भी एक छोटा सा घर है, तो उनका घर हुआ कहां? वहां पर ह्यूस्टन में या उस छोटे से कैप्सूल में? सचमुच वो सुनीता विलियम्स जहां पर थी, वहां पृथ्वी के नियम लागू नहीं होते, पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण लागू नहीं होता। और जो व्यक्ति पृथ्वी के नियमों से ऊपर उठ गया, पृथ्वी के ममत्व के नियम, पृथ्वी के क्रोध, लोभ, माया, मोह के नियम, गुरुत्वाकर्षण से मुक्त हो गया, उसे तो कैवल्य प्राप्त हो गया। इन अ वे थोड़ी थोड़ी बातें मैं वैज्ञानिक स्तर से, वैज्ञानिक लेवल से ऊपर उठकर दार्शनिक स्तर तक पता नहीं क्यों पहुंचने का मन हुआ मेरा। क्या कहते हैं आप डॉक्टर साहब? मुझे लगता है कि अंतरिक्ष में जाना एक बहुत हम्बलिंग एक्सपीरियंस है। ये हमें विनीत बनाता है। जैसा आपने अभी कहा कि जब वहाँ अंतरिक्ष की ऊंचाई से हम पृथ्वी को देखते हैं, अपने प्लेनेट को देखते हैं, उसके बाद हम वहाँ पर जो निहारिकाएं हैं उनको देखते हैं, वहाँ पर हम आकाशगंगाओं को देखते हैं, तो हमें पता चलता है कि हम कितने छोटे हैं। और पृथ्वी में छोटे छोटे स्वार्थों में, पृथ्वी के छोटे छोटे लोभ और मोह में हम फंसे रहते हैं। तो मुझे लगता है कि अंतरिक्ष में जाकर किसी भी व्यक्ति को ये अनुभूति होती है कि हम केवल एक व्यक्ति के बारे में, एक परिवार के बारे में, एक शहर या एक देश के बारे में न सोचें, यहाँ तक कि एक ग्रह के बारे में न सोचें। हमारा दृष्टिकोण कहीं अधिक व्यापक होना चाहिए और हमें इसे पूरे ब्रह्मांड की दृष्टि से देखना चाहिए। तो मुझे लगता है कि जो आपने कहा कि एक आदमी की जो एक दार्शनिक जो उसका स्तर है सोचने का, वो बदल जाता है। मैंने पढ़ा डॉक्टर साहब कि वो जिस यान में थे ये दोनों, वो 1 सेकंड में 7 किलोमीटर चलता था, 7 किलोमीटर, और एक दिन में ये 16 बार सनराइज और सनसेट देखते थे। हाँ, क्योंकि परिक्रमा करते हैं तो जितनी बार परिक्रमा करेंगे ये उसको देखेंगे। मैं समझता हूँ यही इसका एक कारण हो सकता है। अच्छा, जब वहां से डॉकिंग हो गई और अनडॉकिंग हो गई तो खतरे खत्म हो जाने चाहिए थे। उसके बीच के खतरे क्या थे, डॉकिंग और अनडॉकिंग के बीच? सच्चाई ये है कि डॉकिंग और अनडॉकिंग तक तो शायद वो फिर भी सुरक्षित थे क्योंकि वो एक कैप्सूल के अंदर थे, लेकिन एक बार अनडॉकिंग हो गई। एक चीज आपने और ध्यान दिया होगा कि अनडॉकिंग के समय इनको हल्का सा प्रॉपल किया गया, लेकिन इनके इंजन्स को फायर नहीं किया गया क्योंकि ये उसके बहुत पास थे, उससे उस यान को नुकसान पहुंच सकता था। थोड़ी दूर पहुंच जाने के बाद उनको फायर किया गया और जब इन्होंने चलना शुरू किया, जब तक ये उसके अंदर थे तब ये एक सुरक्षित क्षेत्र में थे, लेकिन अब जब कैप्सूल बाहर आ गया तो उसके बाद इनकी बहुत सारी संभावनाएं हैं। अगर कोई भी इनका जो इनका कैप्सूल है उसके अंदर कोई भी भाग जो है अगर काम करना बंद कर देता है तो ये पूरी तरह से निस्सहाय हो जाते, असहाय हो जाते। इसके अलावा हम जानते हैं कि अंतरिक्ष में पृथ्वी के जब हम पास पहुंच सकते हैं 3 या 4 इनफैक्ट उससे भी ज्यादा दूरी पे भी जब ये अगर होते तो इनको किसी उल्का से टकराने की आशंका भी हो सकती थी। लेकिन मैं समझता हूं कि ये सब संभावनाएं, ये सब आशंकाएं नासा उससे पहले चेक कर लेता है कि कोई और एस्ट्रॉयड या कोई इस तरह का कोई उल्का पिंड वहां से नहीं होके आने वाला, क्योंकि इन उल्का पिंडों का वेग और अंतरिक्ष यान का वेग इतना होता है कि अगर कहीं ये टकरा जाएंगे तो वो पूरी तरह से वो टूट जाएगा। लेकिन इस बात को पहले चेक कर लिया जाता है, तो वो खतरा तो मैं समझता हूं कि वहां पर नहीं होगा। लेकिन इसके बाद ये पूरी तरह से दे आर ऑन देयर ओन, उसके बाद उनको कोई सहायता नहीं मिल सकती क्योंकि उन्होंने वहां से। दूसरी स्थिति जो बहुत खतरनाक आती है जब वो पृथ्वी के वातावरण में आ जाते हैं,
और घर्षण या फ्रिक्शन होता है और इनकी बाहरी सतह का तापमान 1000-2000 डिग्री के आसपास तक पहुंच जाता है। तो वो भी एक बहुत खतरनाक स्थिति होती है। दूसरी चीज, अगर जो इनके उसके बाद भी अगर किसी इनके साथ इनका पैराशूट के सहायता से ये नीचे उतरते हैं। पैराशूट का काम है कि वो एक रेजिस्टेंस ऑफर करे, एक प्रतिरोध करे हवा से टकरा के, और जब ये नीचे उतर रहा है पैराशूट खुल जाते हैं तो इसके नीचे गिरने की गति कम हो जाती है। लेकिन अगर पैराशूट मेल फंक्शन करें, अगर पैराशूट ठीक से नहीं खुलें, तो इनके गिरने की गति ज़्यादा हो सकती है। और जो हमारा लक्ष्य है कि नीचे उतरते समय इनकी वेलोसिटी, जो उनकी पहले इतनी ज़्यादा वेलोसिटी थी, उसके कम होते होते भी इसमें थ्रस्टर इसमें चलाए जाते हैं। उन थ्रस्टर्स को उल्टी दिशा में चलाते हैं क्योंकि नीचे गिर रहे हैं। अब वो थ्रस्टर इस तरह से चलाए जाते हैं कि हल्के से ऊपर उठें, तो ताकि इनकी नेट जो वेलोसिटी है वो कम हो जाए। तो अगर थ्रस्टर्स काम नहीं करते तो भी समस्या हो सकती है, जो हमारी चंद्रयान के केस में एक बार हुई थी। उसके बाद जब वो उसके बिल्कुल पास में पहुंच जाते हैं, अगर पैराशूट भी खुल जाते हैं, तब जाकर ये 1, 2, 3, 4 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से नीचे धीरे धीरे पानी में उतरेंगे। तब जाकर हम मानेंगे कि सुरक्षित है। और उनका स्वागत तो डॉल्फिन्स ने भी किया था। और उसके बहुत जल्दी वहां पर जो इनके रेस्क्यू बोट्स थी वो वहां पे पहुंच गई और इन बोट्स ने उनको ले जाकर सुरक्षित तरह से निकाल दिया। सुनीता विलियम्स भारतीय मूल की हैं, भारत की बेटी कही जाती हैं। इसका दूरगामी परिणाम, प्रभाव बल्कि क्या होने वाला है? वैसे तो ये है कि इनके पिता जो डॉक्टर दीपक पंड्या थे, वो मेहसाणा से थे, गुजरात में अहमदाबाद से थोड़ी ही दूरी पर एक जगह है। डॉक्टर थे, उन्होंने MS तक की पढ़ाई की। उसके बाद वो अमेरिका में जब थे तो इनका जन्म अमेरिका में ही हुआ है, सुनीता विलियम्स का। लेकिन मैं समझता हूँ कि हमारे उनके परिवार में भी संस्कार जो हैं कहीं ना कहीं भारतीय, यद्यपि इनकी जो माता हैं वो स्लोवैक से हैं, लेकिन इनके पिता जो कि मूल रूप से भारतीय हैं। तो इनके घर में सब तरह की संस्कृतियाँ थीं और हमारी जो भारतीय संस्कृति है उसका प्रभाव भी निश्चित रूप से इन पर है। मैंने कहीं पढ़ा था कि ये अंतरिक्ष में जब गई तो ये गीता को अपने साथ लेकर गई थी। तो ये मैं समझता हूँ संस्कारों वाली बात है। और शायद इस तरह की चीज़ें हैं जो किसी को मेंटल स्ट्रेंथ देती हैं, वरना 8 दिन 9 दिन के स्थान पर 8-9 महीने तक वहाँ पर सरवाइव करना, जितनी फिजिकल फिटनेस या फिजिकल स्ट्रेंथ चाहिए उससे कहीं ज़्यादा मेंटल स्ट्रेंथ की ज़रूरत होती है। और इसकी इन्हें ट्रेनिंग भी दी जाती है और चयन भी उन्हीं लोगों का किया जाता है जो न केवल फिजिकली और इंटेलेक्चुअली बल्कि मानसिक रूप से, मस्तिष्क से भी उतने ही दृढ़ हों, उतने ही मजबूत हों। सितारों के आगे जहां और भी हैं, और ये प्रेरणा है हमारी भारतीय लड़कियों के लिए कि हमारा जो आसमान है अभी और है जो। बिल्कुल। तो मित्रों, आज के पॉडकास्ट में हमने सुनीता विलियम्स की वापसी के बारे में बात की डॉक्टर CM नौटियाल साहब से, जो वरिष्ठ वैज्ञानिक हैं। और हम सब देशवासी, पूरे पृथ्वी के वासी, सभी देशों के वासी, अक्रॉस द ग्लोब खुशी का माहौल था। कल सवेरे हर आदमी देख रहा था कि ये जो SpaceX का ये जो ड्रैगन कैप्सूल है वो सफलतापूर्वक उतर जाए और वो चारों एस्ट्रोनॉट्स जो मानव जाति के लिए न जाने कितनी प्रयोगशालाओं के रूप में जिन्होंने अपने आप को समर्पित किया, अपने ऊपर प्रयोग करवाए, और आने वाले समय में जो हमारे लिए बहुत पूरी मानव जाति के लिए फायदेमंद साबित होने वाला है, उनकी जो सफल वापसी पृथ्वी पर हुई उससे हम सब आह्लादित हैं। आत्मा की आवाज़ की टीम आह्लादित है। हम बहुत शुक्रगुजार हैं डॉक्टर CM नौटियाल साहब के। आप हमारे आत्मा की आवाज़ में आए और आपने इस पूरे घटनाक्रम के बारे में विस्तार से हमें और हमारे दर्शकों को समझाया। आत्मा की आवाज़ और आत्म प्रकाश जी, आपको बहुत बहुत बधाई। और आत्मा की आवाज़ और आत्मा का प्रकाश बहुत दूर दूर तक जाए, ये मेरी शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब, बहुत धन्यवाद। और आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद हमारा ये एपिसोड देखने के लिए। हमारी पूरी टीम की ओर से नमस्कार। प्लीज लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब।